और अब बात करते हैं खबरों की। लोकसभा चुनावों के बाद आज सचिन पायलट का शक्ति प्रदर्शन है। दौसा के भंडाना में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर सचिन पायलट अपनी सियासी ताकत जो है वो दिखाई दी और कार्यक्रम में सचिन पायलट ने समर्थक, विधायक और सांसदों के साथ पिता राजेश पायलट को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश दिया। आपको बता दें कि प्रार्थना सभा में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जुटे और राजेश पायलट को श्रद्धांजलि दी गई। तो सचिन पायलट ने अपने पिता को श्रद्धांजलि दी है और बड़ी तादाद में इस दौरान लोग नजर आए। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि है जिस पर उनके बेटे सचिन पायलट ने श्रद्धांजलि दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से हमारे संवाददाता कुलदीप सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुलदीप, बात करें तो राजेश पायलट की पुण्यतिथि है और ऐसे में बड़ी तादाद में जो है लोग यहां शामिल हुए हैं, उनकी श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए हैं। क्या खबर मिल रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें आज 11 जून का दिन है। आज ही के दिन सन 2000 में राजेश पायलट एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। आपको बताएं राजेश पायलट वो नेता थे जिन्हें किसान कौम बड़ा पसंद करती थी और पूर्वी राजस्थान समेत पूरे राजस्थान में उनके चाहने वाले थे। वही विरासत को संभालते हुए सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में सक्रिय हैं और जिस तरह 2018 से लगातार जब सचिन पायलट पीसीसी अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, तो उनके पिता की झलक उनकी कार्यशैली में सचिन पायलट में भी दिखती थी। हर साल 11 जून को पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता और पायलट समर्थक जुटकर वहां राजेश पायलट को श्रद्धांजलि देते हैं। आज भी सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ 11 जून को स्मारक पर पहुंचे थे और अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान तमाम बड़े नेता कांग्रेस के वहां मौजूद थे। आपको बता दें कांग्रेस के सभी जीते हुए 8 सांसद इस प्रार्थना सभा में मौजूद थे। पायलट समर्थक तमाम विधायक वहां, चाहे वो गजराज कटाना हो, रामनिवास गावड़िया हो, तमाम जो विधायक थे वो मौजूद थे। इसे इस रूप में भी देखा जा सकता है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कार्यकर्ताओं का मोरल डाउन था, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह सचिन पायलट के नेतृत्व में पूरी राजस्थान समेत तमाम पायलट समर्थक जहां से चुनाव लड़े थे, जिस तरह कांग्रेस ने वापसी की, पायलट समर्थकों के साथ साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी जोश है। ऐसे में सचिन पायलट जानते हैं कि एकजुट होकर 2028 का रण लड़ा जा सकता है। 2028 में पार्टी की वापसी हो सकती है और जो मौका सचिन पायलट को 2018 में नहीं मिला था वो 2028 में मिल सकता है। ऐसे में सचिन पायलट संगठन की गतिविधियों को लेकर जुट गए। आज प्रार्थना सभा के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सचिन पायलट ने अपने पिता के सिद्धांतों को याद किया और कहा कि जब तक गरीब किसान और मजदूर का बेटा पढ़ लिखकर उन कुर्सियों पर नहीं बैठेगा जो देश की नीतियां बनाते हैं, तब तक देश का विकास संभव नहीं है। ऐसे में एक बड़ा संदेश है, क्योंकि हम आपको बताएं कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के कैंपेन के दौरान कांग्रेस में गुटबाजी दिखी थी, वो गुटबाजी अब आने वाले समय में नहीं दिखे। इसको लेकर सचिन पायलट सजग और हर गुट के नेताओं को साथ कर आगे के संगठन गतिविधियों को चलाने का यहाँ सचिन पायलट प्रयास कर रहे हैं। जी, बात करें इस दौरान सभा के दौरान कौन से कांग्रेस के बड़े नेता इस दौरान नजर आए, क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरीके से आपने बताया कि कांग्रेस में वापसी के संकेत दे रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा हुए, मौजूद हुए पुण्यतिथि पर। जी आपको बता दें 11 जून के दिन पूरे देश भर से पायलट को चाहने वाले, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट का जो राजनीतिक कद था वो इस इलाके समेत पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा था। किसान नेता के रूप में पूरे देश में उनकी पहचान थी। तो पूरे देश भर से श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में लोग श्रद्धांजलि देने राजेश पायलट को यहाँ दौसा पहुंचते रहे हैं। हमेशा एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ होता है, लेकिन इस बार महत्वपूर्ण ये था कि 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद जो पायलट समर्थक और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मोरल डाउन था, वो अब लोकसभा के चुनाव के बाद बड़ा हाई है। और देखने को मिला तमाम सीटों पर जहां राजेश पायलट का, सचिन पायलट का, उनकी मां रमा पायलट दौसा सांसद रही, जहां प्रभाव था, वहां कांग्रेस की बड़ी वापसी लोकसभा चुनाव में हुई। पिछले 2014 से अब तक 2 लोकसभा चुनाव में 25 की 25 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास रही है। इस बार 8 कांग्रेस के सांसद जीत कर आए हैं और 3 गठबंधन के जो प्रत्याशी थे उन्हें यहाँ जीत हासिल हुई है।
ऐसे में बताएं दौसा से मुरारलाल मीणा जो हमेशा राजेश पायलट के कार्यकर्ता रहे, उसके बाद उनकी मां रमा पायलट के साथ मुरारलाल मीणा ने काम किया है, सचिन पायलट के साथ काम किया है, वो दौसा से सांसद निर्वाचित हुए। इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसके अलावा ब्रजेंद्र ओला जो सांसद चुने गए वो इस कार्यक्रम में मौजूद थे। हरीश मीणा जो सांसद चुने गए वो मौजूद थे। इसके अलावा आपको बताया राहुल कसवा जो चूरू से सांसद जीत कर आए वो यहाँ मौजूद थे। उमेदराम बेनीवाल जो बाड़मेर से सांसद चुनकर आए वो इस कार्यक्रम में मौजूद थे। सभी 8 सांसद मौजूद थे। इसके साथ साथ एक बड़ी संख्या कांग्रेस के विधायकों की भी थी। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि सचिन पायलट अपने राजनीतिक भविष्य को 2028 की जो तैयारी है उसको किस तरह से लेते हैं और किस तरह संगठन के कामकाज को चलाते हैं। अगर हम आगामी इस तरीके से जो ये सियासी ताकत देखी गई है इस दौरान सचिन पायलट की, या यूं कहे शक्ति प्रदर्शन, आगामी चुनावों के लिहाज से क्या संकेत देते हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि सचिन पायलट का जो कद है सियासी राजस्थान में वो एक बड़ा कद है, क्योंकि जिस तरह युवा सचिन पायलट को पसंद करते हैं, सभी वर्गों में सचिन पायलट को पसंद किया जाता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद 6 महीने बाद राजस्थान में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, तो सचिन पायलट चाहेंगे कि निश्चित रूप से पंचायत चुनाव में एक बड़ा मैंडेट हासिल किया जाए और बूथ लेवल पर छोटे पंचायत स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर, जिला परिषद स्तर पर और जिले में जिला प्रमुख और ज्यादा से ज्यादा प्रधान और सरपंच पंचायत चुनाव में जीता कर लाए जाएं, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव का जो ढांचा है, ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी जो पकड़ है वो बरकरार है। इसीलिए तमाम विधानसभा क्षेत्रों के जो कार्यकर्ता है उनसे नियमित रूप से सचिन पायलट मिल रहे हैं और राजस्थान में उनकी सक्रियता, ये कहा गया था उन्हें महासचिव बनाया गया उस समय कि अब राजस्थान में धीरे धीरे सचिन पायलट की भूमिका कम कर दी जाएगी। लेकिन जिस तरह सचिन पायलट राजस्थान पिछले दिनों से एक्टिव है, देखकर लगता है कि सचिन पायलट राजस्थान छोड़ने के मूड में नहीं है और लगातार हर बूथ और प्रदेश के कोने कोने विधानसभा के कार्यकर्ताओं से मिलकर लगातार सक्रिय है राजस्थान में। ऐसे में 2028 की तैयारी को लेकर बिल्कुल डटे हुए हैं सचिन पायलट और उनकी तैयारी तस्वीरों में साफ नजर आती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सचिन पायलट ने अपने पिता को श्रद्धांजलि दी है। बड़ी तादाद में लोग यहां शामिल भी हुए हैं और श्रद्धांजलि के जरिए जो है शक्ति प्रदर्शन भी किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री को श्रद्धांजलि दी गई है। उनके बेटे सचिन पायलट ने राजेश पायलट को श्रद्धांजलि दी है और प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर जो है प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया और इस दौरान उनके बेटे सचिन पायलट ने श्रद्धांजलि देने के साथ साथ अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया है। और बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नए मंत्रिमंडल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री का कार्यभार संभाला। इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो जिम्मेदारी दी है उसे ईमानदारी से निभाने के संकल्प के साथ यहां आया हूं। फूड प्रोसेसिंग बड़ी जिम्मेदारी है, आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का ही है और मैं मेरे पिता रामविलास पासवान से सीखते हुए उनकी सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री के विकसित देश के संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से इस विभाग की एक अहम भूमिका देखता हूं। ये प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से निभाने के संकल्प के साथ यहाँ आया हूँ। फूड प्रोसेसिंग की एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं मानता हूँ कि आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का ही है। ये एक ऐसा विभाग है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको अभी पूरी तरीके से बनिस्बत बाकी देशों के एक्सप्लोर नहीं किया गया है। स्कोप हद से ज्यादा है। अगर आप दुनिया भर में फूड प्रोसेसिंग का अगर आप इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, उसके बनिस्बत भारत में लगभग 2 से 3% भी इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आने वाले समय में जहां इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है, वहीं ये एक ऐसा विभाग है जो सीधा किसानों को मदद पहुंचाने का काम करेगा, जो किसानों की आय को बढ़ाने का काम करेगा, जिस लक्ष्य के साथ
हमारी केंद्र की सरकार आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। कृषि प्रधान देश है हमारा, और ऐसे में मेरा खुद का विजन, जिसमें मैंने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट्स होने चाहिए ताकि किसानों को उनके उत्पादन का उचित दाम मिल सके, उनके आय में वृद्धि हो सके। ऐसे में मैं मानता हूं कि इस विभाग की आने वाले दिनों में एक अहम भूमिका होगी। कल प्रधानमंत्री जी से भी अनौपचारिक मुलाकात में जब बातचीत हो रही थी, उनके द्वारा भी यही मार्गदर्शन मुझे दिया गया कि इस विभाग को आने वाले दिनों में हम लोगों को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना है। आप विदेशों में देखेंगे जिस तरीके से दूसरे देशों में प्रोसेसिंग यूनिट्स के माध्यम से ही अधिकांश कार्य हो रहे हैं, ऐसे में हम लोग प्रोसेसिंग में अभी भी उस हद तक आगे नहीं बढ़ पाए। तो इस उम्मीद के साथ मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी से सीखते हुए जिस जिस विभाग की जिम्मेदारी उन्होंने ली, उस विभाग को उन्होंने ऊंचाइयों तक लेकर जाने का काम किया। और ऊंचाइयां इसलिए नहीं, ऊंचाइयां इसलिए क्योंकि उसको सीधा जनता के साथ जोड़कर उन्होंने गरीब कल्याण की योजनाओं में एक अपना अहम योगदान देने का काम किया। उन्हीं से सीखते हुए, उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाते हुए और प्रधानमंत्री जी के संकल्प को, विकसित देश के संकल्प को पूरा करने में इस विभाग की एक अहम भूमिका मैं देखता हूं। सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ा। और वहीं योगी कैबिनेट की बैठक हो रही है, चलिए आपको दिखाते हैं। अपने प्रदेश के छात्र अपने ही प्रदेश में उच्च शिक्षा का अध्ययन करें, दूसरे प्रदेशों में न जाए। भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार ने एक तो प्राइवेट विश्वविद्यालयों को प्रमोट करना और अपने सरकारी विश्वविद्यालयों की स्थापना, हमारे संकल्प पत्र था कि हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय अवश्य होगा। तो 6 सरकारी विश्वविद्यालय बने हैं, जो 6 मंडल अछूते थे उनमें। उनका नाम रखा गया था, उसमें राज्य शब्द जुड़ा हुआ था, जैसे महाराज सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, उत्तर मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय बलरामपुर। तो इन सब में राज्य हटाकर शॉर्ट करने के लिए उनका नाम मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़, मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर, मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर, यह करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का नाम गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि हम अपने आदर्शों को, अपने संस्कृति की जो विरासत है उनको उनके नाम से रखते हैं, तो संस्कृति और सभ्यता का उन्नयन भी होता है और जीवंत भी होती है, आने वाली नस्लों को हम सौंपते हैं। तो पहला प्रस्ताव तो ये गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, जम्बेश्वर वहाँ के वहाँ पे बहुत आस्था है वहाँ के निवासियों की, इसमें प्राचीन मंदिर भी है और वहाँ के लोग इनसे सांस्कृतिक रूप से चेतना भी प्राप्त करते हैं। ऐसे ही 2 निजी विश्वविद्यालयों को मान्यता, इसमें लेटर ऑफ इंटेंट देने का प्रस्ताव पारित हुआ है, जिसमें एक तो है HRIT गाजियाबाद और दूसरा है फ्यूचर विश्वविद्यालय बरेली। ये दोनों ने अपने सभी मानक पूर्ण कर लिए हैं और सभी विभागों के अपमत प्राप्त इनके अनुकूल हो गए, इसलिए ये 2 नए विश्वविद्यालय खुलेंगे। और जब नए विश्वविद्यालय खुलते हैं तो शिक्षा में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, गुणवत्ता भी बढ़ती है। तो ये प्रस्ताव आज पारित हुआ। मां शाकुंभरी राज्य विश्वविद्यालय सहारनपुर, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का नाम महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़, मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर जो अब वर्तमान नाम हो जाएगा, मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय तो बता ही दिया आपको जी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय A.K. शर्मा साहब से अनुरोध करेंगे कि वो आज के विषय में। आज महाकुंभ 2025 की तैयारियों से संबंधित एक प्रस्ताव माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष हम लेकर के आए थे, जिसको मंत्रिपरिषद ने
माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दिया है। उसमें ये था कि वर्तमान जो कुंभ आ रहा है वो पिछले कुंभ की अपेक्षा थोड़ा व्यापक व्यवस्थाएं होंगी, ज्यादा लोगों के आने की भी संभावना है। आपकी जानकारी के लिए उसकी पूर्व भूमिका मैं बता दूं कि इस बार 19 की अपेक्षा 2025 में हम लोग मेले का क्षेत्रफल भी बढ़ा रहे हैं। पहले 3200 हेक्टेयर था 2019 में, इस बार 4000 हेक्टेयर हम लोग कर रहे हैं। आने वाले संस्थाओं की संख्या के मद्देनजर हम लोग अन्य भी बहुत सारे उसमें वृद्धि कर रहे हैं। जैसे सेक्टरों की संख्या पहले 20 थी, उसको 25 की जा रही है। घाटों की लंबाई 8 किलोमीटर थी, उसको 12 किलोमीटर की जा रही है। कल्पवासियों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। जो लोग वहां रहते हैं महीना डेढ़ महीना, उनकी बात कर रहा हूं। 25 लाख पिछली बार थी, इस बार 40 लाख अनुमानित है। मौनी अमावस्या जो प्रमुख दिन होता है स्नान का, उसमें पिछली बार 4 करोड़ लोगों ने स्नान किया था, इस बार 6 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। संस्थाएं भी जो वहां अपना अपना कैंप लगाती हैं, ऐसी संस्थाएं 2019 में 5721 थी, उसकी जगह इस बार 10,000 संस्थाओं का अनुमान है। इन सारी लोगों के समावेश के लिए, सारी जो भीड़ आएगी उसके व्यवस्थापन के लिए पुलों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही है। पॉन्टून पुल आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो पाइप की बनते हैं, वो पिछली बार 22 थे, इस बार 23 किए जा रहे हैं। इसी प्रकार से जो पुलिये होती हैं छोटे छोटे स्पैन वाली, उनकी संख्या पिछली बार 357 थी, उसे बढ़ा करके 428 किया जा रहा है। ये पुल और पुलिया बनाने के लिए हमें लकड़ी के बड़े बड़े लाग और उनकी आवश्यकता होती है। उन्हीं से संबंधित आज का प्रस्ताव था कि वन विभाग से, वन निगमों से हम लोग लकड़ी के वो लाग लेंगे। कुल आवश्यकता हमें साल स्लीपर बोलते हैं, लकड़ी का जो बड़ा लाग होता है, उसकी टेक्निकल भाषा है। 99,000 के आसपास हमारी आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें से 20,000 हमारे पास पड़ा हुआ है पिछले मेलों का, और 79,000 हमें खरीदने होंगे। उसी प्रकार से साल एजिंग करके उसकी एक अलग लकड़ी की एक कैटेगरी होती है जो वन निगम से ही ली जाएगी, उसकी 10,874 आवश्यकता होगी। 2,000 पड़ी हुई है हमारे पास, उसमें से उसके बाद 8,766 खरीदना होगा। इस खर्च के लिए हम माननीय मंत्रिपरिषद के पास गए थे। 236 करोड़ रुपए का ये खर्च होगा और उसकी माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। आपकी जानकारी में ये भी ला दूं कि मेले के व्यवस्थापन के लिए सरकार ने 2500 करोड़ रुपए का हमारे विभाग को मद दिया है, पैसा दिया है माननीय वित्त मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। उसी मद में से हम लोग ये खर्च कर रहे हैं और आशा है कि आने वाला कुंभ जो है, आगामी कुंभ, बहुत ही पहले की अपेक्षा बहुत ही भव्य और दिव्य होगा। ये जो पुलियां बन रही हैं, जी, स्थायी नहीं होता है, निकल जाता है, और उसमें जो मटेरियल लगता है वो पिरुल्डी बनाती है इसको। उसमें वो मटेरियल सर्कुलेट भी होता है राज्य के अन्य जिलों में, जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ दे दिया जाता है। कुछ मटेरियल स्टोर में रखा जाता है। जैसे मैंने कहा कि आवश्यकता हमारे पास, हमारी इस बार 99,000 साल स्लीपर की है, लेकिन 20,000 हमारे स्टोर में पड़ा हुआ है। तो जो बाकी की आवश्यकता है 79,000 वो हम खरीदेंगे। उसी प्रकार साल एजिंग करके एक लकड़ी की एक कैटेगरी होती है, जिसमें 10,874 की आवश्यकता है। 2,108 हमारे पास पड़ा हुआ है स्टोर में, और उसको निकालने के बाद 8,766 हम इस बार 2500 करोड़ है, उसी में से ये खर्च हो 236 उसी में से। जी सर, जी। एक और प्रस्ताव था हमारा, हुडको से हम पहली बार हमारा बिजली विभाग लोन ले रहा है। आपको याद होगा कि हमारे जो कैश का जो गैप आता है, बिजली हम जो देते हैं और वसूली करने में जो कमियां रह जाती हैं, हम उसको एटीसी लॉस पिछले महीनों में, साल में काफ़ी कम हमने किया है, लेकिन फिर भी कुछ गैप रहता है और ये गैप पहले से चला आ रहा है। उसको हम हर साल 10,000 से 15,000 करोड़ रुपया लोन की सर्विसिंग में हम देते हैं, और अपने खर्चे को मीट करने के लिए
इस हम सामान्य रूप से अभी तक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रीजनल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है, भारत सरकार की दो संस्थाएं हैं, PFC और REC बोलते हैं, उनसे हम लोन लिया करते थे। हमारी एक रेगुलर एक व्यवस्था चलती रहती थी, लेकिन ध्यान में आया कि उनका लोन थोड़ा महंगा पड़ रहा है, 10% या उसके ऊपर का के ब्याज से वो लोग लोन देते हैं। तो हम लोग तो योगी कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों को जो है मुहर लगी है। और फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।